अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीपीसी भी कहते हैं। तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट जो है ये बनाया गया था, जितने भी सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड पुराने लॉज थे उनको अमेंड करके, जहाँ पे अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, और उसके बाद जो है इस कोड को इनेक्ट किया गया था। अब जो सबसे पहले जो है इसका शॉर्ट टाइटल है, सेक्शन 1 में उसकी कमेंसमेंट और इसकी एक्सटेंशन के बारे में बताता है कि ये कब कमेंस्ड हुआ था और ये कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो ये जो एक्ट है ये कहलाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909, और ये नाफिज जो होना शुरू हुआ था वो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 से हुआ था। ठीक है, ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि पूरे पाकिस्तान में हमारे जो चारों प्रोविंसेस हैं, हमारे यहाँ पर भी जो है सिविल प्रोसीडिंग होगी, तो उसमें जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। उसके बाद हमारा इसका सेक्शन 2 आता है, जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। ठीक, सबसे पहले जो है इसमें बताया गया है कि कोड क्या है। कोड का मतलब जिसमें रूल्स भी शामिल हों। ठीक, जो रूल्स बने हुए हैं सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड, तो कोड में वो भी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है डिक्री की। तो डिक्री क्या होती है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है एडजुडिकेशन की। एडजुडिकेशन का मतलब ये जिसको सेटल डाउन किया हो किसी जज ने। ठीक है, जुडिशली जो मैटर सेटल डाउन हुआ हो उसको हम एडजुडिकेशन कहते हैं। which so far as regard the courts expressing it conclusively determines the rights of the parties which regard to all or any of the matters in controversy of the suit। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करती है राइट्स ऑफ द पार्टीज़ की। एक सूट में जो मैटर इन कंट्रोवर्सी होता है, यानी कि दो पार्टीज़ के दरमियान जो मसला होता है, उस मसले में जो डिटर्मिनेशन करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ की, उस डिटर्मिनेशन का जो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है उसको हम डिक्री कहते हैं। ठीक, अब डिक्री जो है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। अब डिक्री के अंदर क्या शामिल हो सकता है, डिक्री में जो है हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी शामिल होता है, और इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 144 सेक्शन या अंडर रूल 60, 98, 99 एंड सो फोर जो भी इसमें मेंशन किए गए हैं, इसमें जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये डिक्री के अंदर इंक्लूड होती हैं। लेकिन डिक्री में जो है इंक्लूड नहीं होती एडजुडिकेशन जिस पे अपील की गई हो, ठीक है, या अपील ऑर्डर हो, या ऑर्डर जो कि डिसमिस कर दिया गया हो उसके डिफ़ॉल्ट की वजह से, तो ये डिक्री में इंक्लूड नहीं होता। अदरवाइज जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ की डिटर्मिनेशन की गई हो, एडजुडिकेट किए गए हों, उसकी फॉर्मल एक्सप्रेशन को हम डिक्री कहते हैं। अब यहाँ पर सिंपल एक्सप्लेनेशन दी गई है प्रिलिमिनरी डिक्री की कि वो होती क्या है। तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में हम बस समझ लेते हैं कि प्रिलिमिनरी डिक्री वो होती है जिसमें फर्दर प्रोसीडिंग होना अभी बाकी हो, ठीक है, जिसमें जो है फाइनल एडजुडिकेशन होना रहती हो, और जो हमारा सूट है वो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ ना हुआ हो, तो उसमें वो जो ऑर्डर आता है, वो जो डिक्री आती है, उसको हम प्रिलिमिनरी डिक्री कहते हैं। ठीक, अब यहीं पर हमारी जो अगली डेफिनेशन आती है वो आती है डिक्री होल्डर की। तो डिक्री होल्डर का मतलब वो होता है वो पर्सन जिसकी फेवर में डिक्री पास की गई हो, या फिर वो पर्सन जिसके पास राइट हो, जो कैपेबल हो एग्जीक्यूट करवाने का उस डिक्री को, तो उसको हम डिक्री होल्डर कहते हैं। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि वो लोकल लिमिट्स या जुरिस्डिक्शन एक सिविल कोर्ट की, उसको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। जहाँ पर एक सिविल कोर्ट बनी हुई होती है तो उसकी जो पूरी जुरिस्डिक्शन होती है, जिस टेरिटरी पे जो लोकल लिमिट्स पे उसकी जुरिस्डिक्शन होती है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और इसमें जो है कौन सी सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट की जो लोकल लिमिट्स है वो भी शामिल होती है। उसके बाद हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो आती है फॉरेन कोर्ट पे। फॉरेन कोर्ट का सिंपल जो डेफिनेशन है वो यही है कि वो कोर्ट्स जो कि बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान बनी हुई हो, या फिर उनकी जो है कोई अथॉरिटी ना हो उनको पाकिस्तान में, वो कोर्ट जो फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश्ड ना की हो, या फेडरल गवर्नमेंट जो है उनको रन ना कर रही हो, तो वो जो है क्या कहलाती हैं, फॉरेन कोर्ट कहलाती हैं। उसके बाद हमारी फॉरेन जजमेंट आती है। तो सिंपली
इसकी मीनिंग यही है कि वो जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट की तरफ से पास की गई है उसको हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। देन हमारी अगली डेफिनेशन है वो है गवर्नमेंट प्लीडर के ऊपर। तो गवर्नमेंट प्लीडर में जो है शामिल होते हैं एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो कोई भी ऑफिसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो और वो परफॉर्म करे फंक्शन एक्सप्रेसली इम्पोज बाय द कोर्ट ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब ये कि जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो टू एक्ट एज अ गवर्नमेंट प्लीडर। इट मीन्स कि वो एज अ गवर्नमेंट प्लीडर सरकारी वकील के तौर पर एक्ट करे, उनके तमाम जो भी फंक्शंस हैं वो एक्सप्रेसली जो है इस कोड में बताए गए हैं वो परफॉर्म करे, तो उसको हम गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। और इसमें जो है वो बंदा भी शामिल होता है जो गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शन के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। एंड आल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, उसको भी हम गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। देन हमारी अगली डेफिनेशन आ जाती है वो है जज पे। जज मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिंपल मीनिंग ये है कि वो ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास भी फंक्शनिंग पावर हो कि वो ट्रायल चला सके, जो एडजुडिकेट कर सके मैटर को, जो हेयरिंग कर सके, तो हम उसको जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। और वही जो है हमारा जज होता है सिविल कोर्ट में, ठीक। अब उसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन आती है जजमेंट की। जजमेंट का सिंपल मीनिंग ये कि मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट की सिंपली मीनिंग ये होती है कि वो स्टेटमेंट जो जज ने डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे दी हो उसको हम जजमेंट कहते हैं, और इसको हम फाइनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है जजमेंट डेप्टर की डेफिनेशन। जजमेंट डेप्टर वो होता है द पर्सन अगेंस्ट होम डिक्री हैज़ बिन पास, यानी कि जिसके खिलाफ डिक्री पास की गई हो उसको हम जजमेंट डेप्टर कहते हैं। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आ जाती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि पर्सन हु इन लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कानून के मुताबिक रिप्रेजेंट करता हो स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन, ठीक है, यानी कि एक पर्सन की डेथ के बाद उसकी जो स्टेट है उसका राइट जो है डिवोल्व जिस पर्सन पर हो रहा है उस पर्सन को हम जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और या फिर वो पर्सन जो कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर सूट कर सकता हो या कैन बी सूट, यानी कि वो सूट करने का हक रखता हो या उस पर भी सूट किया जा सकता हो, तो उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है अगली डेफिनेशन मेंस प्रॉफिट की। मेंस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉफिट विच द पर्सन इज रॉन्गफुल पोजेशन of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom। अब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वो प्रॉफिट जो असल में होता है किसी और का और हम रॉन्गफुली जो है अपना समझकर, ठीक है, विद डेलिजेंट इंटेंशन जो है हम अपना समझकर रख लेते हैं, जिसकी पोजेशन हमारे पास होना रॉन्गफुल होती है उसको हम मेंस प्रॉफिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक्चुअल जो ऑनर होता है वो कोई और होता है, ठीक। अब उसके बाद हमारी आ जाती है डेफिनेशन मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ये कि वो कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी जो मूव की जा सकती हो कहीं और, ठीक है, कैन बी मूवेबल, कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर प्लेस, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसमें इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, जो हमारी ग्रोइंग क्रॉप्स है वो भी शामिल होती हैं। वो कैसे कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो मूव कर सकती हैं, जब हम उनकी काश्तकारी करते हैं, इसको मार्केट में बेचते हैं तो हमें रेवेन्यू हम उससे कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इन अ रेवेन्यू सेंस वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब ये है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट, यानी कि सिविल कोर्ट की कोई भी डिसीजन जो उन्होंने फॉर्मली एक्सप्रेस की हो, बताई हो, जो डिक्री नहीं होती, ठीक है। ऑर्डर जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर की जो है डेफिनेशन ये है। उसके बाद हमारी आती है प्लीडर। प्लीडर मतलब ये एनी पर्सन इंटाइटल टू अपेयर प्लीड फॉर अनदर इन अ कोर्ट, यानी कि वो पर्सन जो कि अपेयर हो सकता हो एज अ प्लीडर, जो इंटाइटल्ड हो कि वो प्लीड कर सके कोर्ट में, ठीक, यानी कि वो एज अ वकील आपका जो सूट है उसको जज के सामने रख सके, ठीक, प्लीड कर सके, उसको हम जो है क्या कहते हैं, प्लीडर कहते हैं। और इसमें कौन शामिल होता है? एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, इसमें वकील शामिल होते हैं, वकील एंड अटर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट भी जो है इसके अंदर शामिल होता है। डेफिनेशंस को यहीं तक कवर करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है हम इसकी फर्दर डेफिनेशंस को कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।